हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सेलर नीड। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से मीशो पे आपने अगर ध्यान नहीं दिया या सही से कैलकुलेशन नहीं करा तो किस तरीके से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये वीडियो खास करके नए सेलर के लिए है जो अपना काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने या जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। वो खास करके इस वीडियो को पूरी देखें ताकि उनको भी समझ में आ जाए और कैलकुलेशन का फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है। अब जो पुराने सेलर हैं उनको तो ऑलरेडी ये बातें पता होंगी या वो इस तरीके को अपनाते भी होंगे। लेकिन जो नए सेलर हैं उनको काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है और वो कुछ ही टाइम के बाद मीशो से काम करना छोड़ देते हैं या ई-कॉमर्स का दुनिया ही या ई-कॉमर्स लाइन ही वो छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मीशो पे अब नुकसान कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब आप सेलर इस पे बनते हैं या आप ऑलरेडी अगर बन चुके हैं तो आपको पता होगा कि मीशो की तरफ से कई सारे कॉल्स आते हैं। प्रमोशन से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड या डील से रिलेटेड कई सारे या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कई सारे कॉल्स आते रहते हैं मल्टीपल। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि मीशो पे हमेशा कोई ना कोई डील या सेल्स चलता रहता है। अब सिंपल सी बात है, आपको अगर सेल ग्रो करना है तो आप उसमें एनरोल कीजिए। थोड़ा ज़्यादा अदर सेलर्स के मुकाबले आपका ज़्यादा बूस्टअप होगा, आपका ज़्यादा चांस बनता है कि आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आए। और ऐसा होता भी है, ऑर्डर्स आते भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आते हैं। लेकिन ऑर्डर आने का मतलब ये नहीं कि आपका प्रॉफ़िट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? डीपली और एक थोड़ा-सा कैलकुलेशन करके आपको भी ये समझना होगा कि अगर आपके पास भी ऑर्डर बढ़ के आ रहे हैं, तो उसका सेटलमेंट अमाउंट जब आता है, कुछ टाइम के बाद, तो वो सेटलमेंट अमाउंट कितना लेस होके आता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसमें से रिटर्न्स कितने होते हैं, कस्टमर रिटर्न कितने होते हैं, आपका डैमेज या नुकसान कितना होता है, वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस आपका प्रॉफ़िट परसेंटेज कितना है, वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, मीशो पे आपने अपना काम स्टार्ट करा, तो आपके पास कई सारे मीशो की तरफ से कॉल्स आते हैं। ये वो कॉल्स होते हैं जो एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डील्स, फ्लैश सेल्स, ये कई सारे सेल्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है? जो आपको फ़ोन करने के बाद आपको बोला जाएगा कि इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, मेल के थ्रू लिंक भेजा गया, आपको फॉर्म फिल अप करना है, आपको इसमें एनरोल करना है, इतना परसेंटेज डिस्काउंट देना है, तो आपका सेल ग्रोथ होगा, ये होगा, वो होगा। कई सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ख़ास करके ज़्यादातर फ़ोकस किया जाएगा आपके सेल ग्रोथ के वर्डिंग को लेके। ठीक है? तो यहाँ पे ही कई सारे सेलर फँस जाते हैं। ख़ास करके जो नए सेलर होते हैं, वो फँस जाते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, आपको आपके प्रोडक्ट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है? आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है, चाहे होलसेलर से हो, मैन्युफैक्चरर से हो, चाहे जहाँ से भी हो, और जो आपको यहाँ से रेडी टू शिप के लिए जो आप रेडी करते हैं, उस सारे कैलकुलेशन करके जो एक प्रॉफिट मार्जिन के साथ ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट होता है सेलिंग प्राइस, वो आपका एक परसेंटेज के रूप में फिक्स रहता है, ठीक है? तो वो जब आपने परसेंटेज के रूप में फिक्स कर दिया है और मान लो आपने सेल्स या डील्स या किसी भी प्रमोशन में भी आपने इनरोल भी कर दिया है, तो आपका परसेंटेज जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो आपका पहले वाला परसेंटेज के प्रॉफिट के मार्जिन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा या समझाना चाहूँगा कि मान लो अगर आपका एक प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट, और उसका जो कॉस्टिंग है वो आपको ₹100 का पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो ₹100 का प्रोडक्ट है, आप अपना उससे कुछ मार्जिन रख के तब आगे आप सेल आउट करोगे, ठीक है? अब मान लेते हैं ₹100 के आइटम में आपने ₹20 का मार्जिन आपने सेट कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। कहने तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मार्जिन रेशियो हो गया परसेंटेज में 20% का हो गया, ठीक है? तो ठीक है, 20% का आपका मार्जिन रेशियो हो गया, आपने लिस्ट कर दिया, उसके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। अब क्या होता है कि मान लो आपके पास कॉल्स आते हैं या आते ही रहते हैं, हमेशा रेगुलर बेसिस पे आता ही रहता है, डेली आता रहता है या हर दूसरे दिन आता है, ठीक है? तो जब आपके पास कॉल्स आते हैं तो आपको बार-बार इनडायरेक्टली आपको एक तरह से प्रेशराइज़ किया जाता है कि आपको इस चीज़ में एनरोल करना पड़ेगा, तो जाके आपका जो ऑर्डर रेशियो है और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। और कई सारे सप्लायर इसी जगह पे फँस जाते हैं या उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि मान लो आपके पास कॉल आया, एक मान लो एक सेल आने वाला है संडे को या मंथली बीच में मिडिल में या स्टार्टिंग में कहीं पे भी एक सेल आने वाला है, जिसमें कस्टमर सपोर्ट के थ्रू आए हुए कॉल पे आपको बताया जा रहा है कि आपको सर मिनिमम 5% का डिस्काउंट देना है, ठीक है? और आप अगर इस पे एनरोल करते हैं तो आपके सेल को बढ़ने का ज़्यादा चांस है और आपका ऑर्डर जो है पहले से ज़्यादा ग्रो होगा और जो विजिबिलिटी है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी ग्रो होगा। ठीक है, सेलर इस लालच में बंदा एनरोल कर लेता है, चलो ठीक है। 1-2 दिन के बाद या हो सकता है नेक्स्ट डे या हो सकता है कई बार सेम डे, दोबारा कॉल आएगा।
उसमें आपको फ्लैश सेल के लिए बोला जाएगा कि सर आप इसमें एनरोल कर लीजिए, इसका मिनिमम 10% का डिस्काउंट है या 8% का डिस्काउंट है या 7%, 5% कुछ भी है, 3% ही है। तो उसमें भी आप एनरोल कर लीजिए, तो ये 1 घंटे का सेल है या ऐसा है, वैसा है। आप इसमें एनरोल करोगे तो आपके सेल में और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो सप्लायर क्या करता है, उसमें भी एनरोल कर लेता है। वो जाता है मीशो के पैनल पे और अपना कैलकुलेशन बेसिक नॉर्मली करता है और देखता है हाँ, मेरा तो बच रहा है, अब बंदा लगा दिया। ठीक है? तो अब यही चीज़ करने के कारण सप्लायर को अच्छा खासा नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब नुकसान के रास्ते पे उसने कदम रख दिया पहला। ठीक है? अब मैं एग्ज़ाम्पल पे वापस से आता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था ₹100 का आइटम है, उस पे आपने ₹20 का एक प्रॉफ़िट मार्जिन मान लो आपने सेट कर दिया। ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं लेके चलता हूँ। तो आपका परसेंटेज रेशियो हो गया क्या 20। अब पहला जो कॉल आया था आपके पास, उस कॉल में आपको बताया गया था कि सर 5% का डिस्काउंट। ठीक है, आपने 5% एडिशनल ला डाल दिया उसमें। तो 20 की जगह अब आपका रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 15, मतलब 15% का प्रॉफ़िट रह गया। ठीक है? फिर से कॉल आता है आपके पास, उसमें बोला जाता है फ्लैश सेल में 1 घंटे का सेल है, आप इसमें एनरोल कीजिए, ग्रो किया जाएगा। उसमें फिर 5% का या 3% का या कुछ भी, मान लो 5% का ही लेते, 5% का आपने फिर से डिस्काउंट दे दिया। बंदे को कई बार ध्यान नहीं रहता, सप्लायर को कई बार ध्यान नहीं रहता क्योंकि पैकिंग में, इन्वेंटरी मैनेज करने में, माल लाने में, बंदा कई बार उसमें कन्फ्यूज़न रहता है या थोड़ा-सा बिज़ी रहता है, उस चक्कर में वो बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाता है और वो फटाफट काम कर देता है। या कई सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जो एम्प्लॉयी के भरोसे छोड़ देते हैं। लड़का है, लड़की है, एम्प्लॉयी वहाँ पे काम कर रहा है, उनके पास कॉल्स आते हैं, वो उनका रजिस्टर्ड नंबर दे दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, बिना सोचे-समझे एनरोल कर लेते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए या अपनी सेल को ग्रो करने के लिए। सर मेरे खुश हो जाएँगे या सेल ग्रो होगा तो अच्छा होगा, मुझे शाबाशी मिलेगी या ऐसा, ये एम्प्लॉयी का थिंकिंग होता है। लेकिन अगर आप खुद से मैनेज कर रहे हैं, तो आपने भी बिज़ी होने के कारण उसमें भी एनरोल कर लिया। तो अब आप ये सोचिए 5% आपने पहले दिया था, 5% आप दोबारा दे दिए फ्लैश सेल के नाम पे, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 10% का। अब जो सेटलमेंट अमाउंट होगा, इसका मतलब कि आपके अकाउंट में आने में उसका टीडीएस, टीसीएस ये सब काट के टैक्स-वैक्स हटा करके 7 या ₹8 सेटलमेंट अमाउंट होगा, ना कि आपका ₹10 ही होगा। नहीं समझे? मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, मतलब ₹100 के आइटम में आपने ₹20 ऐड ऑन करके अपना सेलिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब ₹20 का आपका मार्जिन है, मतलब 20% मान के चलेंगे इसे। 20% में 5% तो आपने पहले दे दिया था, सेल जो आपने एनरोल किया था, ठीक है? 5% आपने दोबारा दे दिया, जो फ्लैश सेल के नाम पे 1 घंटे का सेल होता है, डेली डील या कुछ भी कह सकते हो उसे। तो अब यहाँ पे रेशियो कितना हो गया? 10%, मतलब ₹20 में ₹10 तो आपका यहीं कट गया, ठीक है? अब बचा ₹10, ₹10 में आपका टीडीएस, टीसीएस ये सब भी कटते हैं। ये सब कट-कुटा के मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ₹2 तो कटने ही कटने हैं, 2% कटता है सबको पता है, 1% टीसीएस, टीडीएस ये सब मिला कर के 2% कटते हैं। तो अब जो आपका सेटलमेंट वैल्यू होगा ना, वो आपको ₹7-8 के आस-पास का पड़ेगा, ठीक है? मतलब एक ₹100 के आइटम में आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन था वो ₹7-8। अब यहाँ पे अच्छे से आप समझिए कि यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है या किस तरीके से सेलर को हिडन में नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है? तो अब ₹7-8 का जो आपका प्रॉफ़िट मार्जिन यहाँ पे रह गया, चूँकि आपने सेल में या डील्स में एनरोल किया था, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सेल ग्रो होगा ही होगा। आपका सेल ग्रो हो भी गया। तो अब जहाँ पे आपका पहले आपका 10 ऑर्डर आता था, वहाँ 10 की जगह 20 आएँगे, 20 की जगह हो सकता है 25 आएँगे। जहाँ अगर आपका 50 आता था, वहाँ 50 की जगह 100 आ सकता है, आने का उम्मीद है, ठीक है? 100 की जगह 200, 200 की जगह ऐसे इस तरीके जिसका आपका जितना आपका रेगुलर सेल है, उससे बढ़ के ही ऑर्डर आएँगे, इतना क्लियर है। अब आपका रेगुलर ऑर्डर कितना है, ये आपको ही पता होगा, तो आप उससे अंदाज़ा बिठा सकते हैं। तो मैं वापस से आता हूँ अपने पॉइंट पे, तो अब आपका मान लो 100 ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, सेल में एनरोल करने के बाद। 100 ऑर्डर में से आपको लगता है कि सारे ऑर्डर 100% डिलीवर्ड हो जाएँगे? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? उसमें रिटर्न आना तो 110% होता ही होता है, ठीक है? अब मान लो 100 ऑर्डर में से आपका जो रिटर्न है, वो आपका 20 रिटर्न हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल। 20 ऑर्डर रिटर्न आ गए जिसमें से 10 ऑर्डर जो है, वो आपका कस्टमर रिजेक्टेड है, आरटीओ रिटर्न आया, जिसमें कोई भी आपको चार्जेज़ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 10 ऐसे ऑर्डर हैं जिनमें कस्टमर ने रिसीव करके वापस कर दिया, किसी भी कारण से, चाहे वो पसंद ना आया या कुछ भी हो या कैसे भी, एबीसी कुछ भी कारण से। तो जैसे ही कस्टमर रिटर्न किया, तो आपके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेट चार्जेज़ कट गए, ठीक है?
अब जैसे डिडक्ट हुआ, कहने का मतलब मेरा ये है कि एक पैकेट अगर आपका ऑन एवरेज अगर 500 ग्राम के अंदर का होता है, तो 150 के आसपास का चार्ज आपका डिडक्ट होगा। अब आप ये सोचिए कि आपने वही प्रोडक्ट भेजा था ₹8 के मार्जिन पे, और अब वो प्रोडक्ट वापस आया आपके पास ₹150 के नुकसान पे। तो अब इससे अंदाज़ा करके आप कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है? तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मतलब 10 कस्टमर ने आपको रिटर्न किया है, तो सीधी-सी बात है, आपको ₹1500 का यहाँ पे नुकसान हो गया, ठीक है? और यही कैलकुलेशन कई बार सप्लायर नहीं समझ पाता, या सेल ग्रो या ऑर्डर फुलफिलमेंट के चक्कर में रह जाता है, और लास्ट में 1-2 महीने के बाद जब अपना अमाउंट देखता है, तो देखता है भैया मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरा तो कुछ प्रॉफिट मेरा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो 10 कस्टमर रिटर्न प्रोडक्ट था, वो 10 में से 2-3 ऐसे भी आएँगे जो इनकम्प्लीट या डिफरेंट आइटम आएँगे। मतलब कि आपका जो कुरियर रिटर्न चार्ज था वो तो लगा ही लगा, साथ में आपके यहाँ पे प्रोडक्ट का जो नुकसान हुआ वो भी ऐड ऑन हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इन सारी चीज़ों को भी आप ऐड ऑन करोगे तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो गया। मतलब कि अगर वो 10 ऑर्डर रिटर्न नहीं आते, तो आपको वहाँ पे लगभग 90 से ₹100 का मार्जिन बचता। लेकिन अगर वो रिटर्न आ गए कस्टमर रिटर्न, तो उस कारण से आपको 1500 का नुकसान हो गया। तो इसीलिए आप किसी भी प्रमोशन में एनरोल करने से पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, तो ही आप उसमें एनरोल करना कि आपका प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है, कि क्या परसेंटेज है और आप डिस्काउंट किस लेवल पे दे रहे हो। वो अगर आपका मैनेजमेंट है, सही तरीके से कैलकुलेटेड है, तो आप कर सकते हो और ईज़िली आप अपना सेल ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें कंट्रोल नहीं है, तो आप समझो खत्म। तो अब मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, दूसरा पॉइंट, कि यहाँ पे अब इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में या रिटर्न के सिचुएशन में कई सारे लोग या सप्लायर ये भी बोलेंगे कि भाई इसमें तो क्लेम भी मिल जाता है, तो क्लेम भी ग्राउंड हो जाता है, तो मेरा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो मैं तो मैनेज कर लूँगा। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखना कि आप जो क्लेम बना रहे हो उस वो भी मीशो 100% नहीं देता है क्लेम, ठीक है? मान लो आपने अगर 10 क्लेम बनाया, तो 10 क्लेम का हो सकता है 6-7 क्लेम या 8 क्लेम आपका ग्रांट भी हो जाए और उसमें आपको पेमेंट मिल जाए, तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आप यही फ्रीक्वेंटली देखोगे कि अगर आप मंथली ऑर्डर के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फिर रिज़ल्ट पता होगा। और जो बड़े सेलर हैं या कई सारे एक्सपर्ट सेलर हैं, उनको ऑलरेडी पता होगा कि बार-बार क्लेम बनाने से ना क्लेम डिनाई कर दिया जाता है मीशो की तरफ से। और डिनाई करने का एक कॉमन कारण बताया जाता है कि सिग्निफिशियरी आप बार-बार आप ऐड कर रहे हो, या मतलब क्लेम बनाए जा रहे हो, इसलिए हमें बार-बार ये डिनाई करना पड़ रहा है। इस तरीके से कॉमन सा एक रीज़न बता करके आपके टिकट आईडी को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो अब मान लो आपके पास डेली अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं, तो महीने का 3000 ऑर्डर। तो 3000 ऑर्डर में से आपका मान लो 500 ऑर्डर भी ऐसा हुआ रिटर्न आता है। तो 500 में से तो 100 150 ऑर्डर तो होना ही होना है, या 200 ऑर्डर होना ही होना है कि कस्टमर रिटर्न होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वो होना ही है। आप उसी में कैलकुलेशन करके देख लेना, और उस 100 या 150 ऑर्डर का जब आप क्लेम बनाओगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि वो सारे क्लेम तो छोड़ो, वो हैंड टू हैंड वो डिक्लाइन हो जाएँगे, यही रीज़न बता कर के। तो मैंने कई सारे केस में देखा, कई सारे सप्लायर के अकाउंट में देखा है, तो जो क्लेम का जो सिनेरियो है ना, मतलब सपोर्ट एक तरह से मीशो की तरफ से, वो यहाँ पे बहुत ही डल है, बहुत ही लूज़ है। तो मैं मीशो को यही सजेशन देना चाहूँगा कि इस चीज़ पे मीशो को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि सेलर अपना प्रॉफ़िट कमाने के लिए या अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए आता है यहाँ पे, या 2 पैसा कमाने आता है, ना कि यहाँ गँवाने आता है। और मैं आप सभी सप्लायर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने प्रमोशन में या डील्स में या जो भी होता है, उनमें एनरोल करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर लें, फिर जाके एनरोल करें, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। और एक बात और बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ इसी में एनरोल करने से आपका टॉप पे आएगा या आपका ग्रो होगा हमेशा ऑर्डर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको फ़ोकस करना होगा कि आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर कितने आ रहे हैं, उस पे फ़ोकस करना होगा, उसके स्ट्रैटेजी होते हैं। तो अगर आप बार-बार प्रमोशन या एडवर्टाइज़िंग या सेल्स या इन सब में डेली अगर आप एनरोल कर रहे हो, डेली अगर कर रहे हो, तो समझो आप अपना कहीं न कहीं हिडन में एक तरह से नुकसान कर रहे हो, और धीरे-धीरे आने वाले समय में आपको मोटा नुकसान ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? बाकी आपका अकाउंट है, आप सेलर हो, आप सप्लायर हो, आपका प्रोडक्ट है, आपको कमाना है, आपको नुकसान करना है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। मेरा काम था आपको समझाना। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी समझे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना,
ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आपको भी नेक्स्ट वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।